2024 की चुनावी जंग के लिए अब स्टेज पूरी तरह से तैयार हो गया है और पारा भी चढ़ गया है। अब ये तय हो गया है कि इस बार चुनावी जंग एनडीए बनाम इंडिया की होगी। आज बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन को नया नाम दिया और इसके साथ ही एनडीए और पीएम मोदी पर प्रहार किए। दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए कुनबे की बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हैं। इस बैठक में अजित पवार, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी और एनडीए के पार्टनर हैं। इसके अलावा आज चिराग पासवान भी एनडीए से जुड़ गए। वहीं बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर वार किया तो कांग्रेस ने भी मोदी पर पलटवार किया है। तो दिल्ली में इस वक्त चल रही है अहम बैठक एनडीए की, जिसमें 38 दल कुल शामिल है। इसमें एनडीए के पुराने पार्टनर्स, उसके अलावा कुछ नए पार्टनर्स भी। ताज़ा एडिशन आज हुई है जिसमें चिराग पासवान शामिल हुए वापस एनडीए में। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद ये संबंध एक तरीके से टूट गया था और जो दूसरा फैक्शन था एलजेपी का, वो था एनडीए के साथ। अब चिराग पासवान भी एनडीए में जुड़ गए। इधर बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की जो बैठक हुई उसमें 26 पार्टियां शामिल हुईं और कई चीज़ों पर इनमें सहमति बनी, जिनमें से एक बड़ी सहमति नाम को लेकर बनी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की। और तब से ट्विटर पर भी इंडिया ट्रेंड कर रहा है। और अब सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। The all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? द अदर पीपुल, कैन यू चैलेंज इंडिया? आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग
अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है। 2024 में एनडीए बनाम विपक्षी दलों की जंग में कौन किस पर पड़ेगा भारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का पैसा सहारा में फंसा है तो ये खबर आपके काम की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा की 4 कोऑपरेटिव्स के निवेशक अपना फंसा हुआ पैसा वापस पा सकते हैं। जिनके पास पूंजी नहीं है और कुछ उद्यम करना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है कोई उद्योग डालना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है और कुछ प्रवृत्ति करना चाहते हैं, इनके लिए कोऑपरेटिव आंदोलन के अलावे और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सहकारिता आंदोलन ही एकमात्र आंदोलन है कि जिसमें छोटी छोटी पूंजी का कुल योग बनाकर ढेर सारे लोगों को मिलाकर एक बड़ी पूंजी की निर्मित कर एक बड़ी चीज को साकार किया जा सकता। तो ये रिफंड का पैसा आपको कैसे मिलेगा, पोर्टल कहाँ है, ये तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, सबसे पहले ये बताइए कि पोर्टल को किस तरीके से अप्लाई करना होगा, क्या प्रोसेस है? देखिए, इसके लिए आपको जब रिफंड पाने के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक खास पोर्टल पे जाना पड़ेगा। ये पोर्टल CRCS सहारा रिफंड पोर्टल है। अब इस पोर्टल को आप कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है cooperation.gov.in उसके जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है इन सब चीज़ों से तो आप किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर चले जाएँ। उस कॉमन सर्विस सेंटर पर बैठे व्यक्ति आपको मदद कर देंगे इस पोर्टल के जरिए आपको रिफंड की प्रक्रिया समझाने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए। अब जब रिफंड पोर्टल तक पहुँच जाएंगे तो आपको रिफंड पाने के लिए सबसे पहले पोर्टल में कई सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, यानी किस स्कीम के तहत आपने पैसा लगाया था, कितना पैसा लगाया था, कब पैसा जमा किया, उसकी कोई रसीद आपके पास हो, वो दस्तावेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, जिस बैंक अकाउंट में पैसा आप रिफंड चाहते हैं। अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा आपको जहां से आप कम्युनिकेशन देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ ध्यान देना होगा कि आपका मोबाइल नंबर और आपका बैंक अकाउंट दोनों आपके आधार से जुड़ा हुआ हो। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको इसे जोड़ना होगा, क्योंकि आगे चल करके जब ये सारा दस्तावेज आप दे देंगे तो ऑडिटर्स होंगे, विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो आपके सारे दावे के सारे दस्तावेज की समीक्षा करेंगे, सत्यापन करेंगे और वेरिफिकेशन करने में आपके आधार को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। इसलिए आधार नंबर होना जरूरी है। और फिर वेरिफिकेशन के 45 दिन के भीतर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर पर इसका मैसेज भी आ जाएगा। तो लक्ष्मण जी, ये बताइए कि क्या एक बार में पूरा पैसा मिल जाएगा, किस्तों में आएगा, क्या सिस्टम रखा गया है? ये बहुत बड़ी शर्त है। ये सबको पैसा नहीं मिलेगा, एक मुश्त पैसा नहीं मिलेगा। दरअसल अभी जो रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें 2 शर्तें हैं। पहली बात तो ये कि आपको 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहारा के हैं उसमें आपने निवेश किया हो तो उनके लिए पोर्टल शुरू किया गया है। इस 4 में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन यूनिवर्सल, हमारा इंडिया स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, इस 4 में से किसी एक स्कीम में आपने पैसा लगाया तब आपको मिलेगा। और वो पैसा पूरी तरह से नहीं मिलेगा, अधिकतम रकम, जी हाँ, अधिकतम रकम आपको 10,000 रुपए मिलेगा एक जमाकर्ता को। मान लिया जाए किसी जमाकर्ता ने 8,000 रुपए पैसा जमा किया है तो उसको 8,000 रुपए का रिफंड मिल जाएगा। लेकिन किसी ने अगर मान लिया 20,000 रुपए जमा किए हैं तो उसको 20,000 का रिफंड नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ 10,000 रुपए का रिफंड मिलेगा। बाकी का पैसा अगले चरण की जब शुरुआत की जाएगी उस वक्त दिया जाएगा। अभी इस पूरे प्रक्रिया के तहत 5,000 करोड़ रुपए जमाकर्ताओं को कुल मिलाकर के वापस किए जाएंगे और जब ये पैसे वापस हो जाएंगे तब फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार अर्जी देगी, फिर आगे चल के बाकी लोगों के पैसे दिए जाएंगे। और यहां बता दूं कि 4 करोड़ जमाकर्ता ऐसे हैं जिनका 10,000 रुपए तक का रिफंड बनता है, यानी इससे करीब आपको अच्छी खासी संख्या में जमाकर्ताओं के पैसे वापस मिल जाएंगे। शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो कम से कम 4 करोड़ लोग अपना पैसा क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते आगे, गुजरात के गांधीनगर में चल रही G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक आज खत्म हो गई। समापन के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की प्रेसिडेंसी को G20 देशों ने सराहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में कई अहम आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई है और ज्यादातर देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के पक्ष में है। On the agenda related topics which I'd like to highlight,
His discussions happened on global economic outlook, the risks and the macroeconomic implications, and in this specific attention was given for food and energy insecurity and also for climate change related issues. Issue of strengthening multilateral development banks to address the challenges, global challenges of the 21st century. और अब बात करते हैं बाजार की। आज फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। मार्केट आज ऊपरी स्तर से फिसलकर बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 205 अंक चढ़कर 66,795 पर बंद हुआ। निफ्टी 38 अंक चढ़कर 19,745 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी एनर्जी शेयरों में रही। फार्मा पीएससी शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली है। रिलायंस अपनी सहयोगी कंपनी RSIL का डीमर्जर करके एक अलग कंपनी बनाने जा रही है। इस डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई तय की गई है। इसमें डीमर्जर के बाद रिलायंस के एक शेयर के बदले RSIL का एक शेयर मिलेगा। इस पर आगे की जानकारी दे रहे हैं CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। देखिए, रिलायंस की डीमर्जर की एक्स डेट आ चुकी है, रिकॉर्ड डेट 20 तारीख को, ये तो हम सबको पता है। लेकिन निफ्टी में रिलायंस का ट्रीटमेंट कैसे होगा और डीमर्ज एंटिटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये एकदम अलग चीज निकल कर आ रही है। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 19 जुलाई लास्ट डेट है जिसमें आप शेयर अगर खरीदना चाहें रिलायंस का, अगर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वो शेयर चाहिए एक पर एक के लिए, तो वो लास्ट डे है। 20 तारीख को एक्सचेंज एक स्पेशल प्री ओपन विंडो रखेंगे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रिलायंस के लिए, और उसमें फिर एक प्राइस डिस्कवरी होगी। और सपोज करिए कि कल रिलायंस 2800 पर बंद हुआ और प्री ओपन में परसों ये 2600 पर सेटल हुआ, तो 200 रुपए की जियो की एक कांस्टेंट वैल्यू सेट कर दी जाएगी। उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ जियो, जिसकी लिस्टिंग डेट हमें अभी पता नहीं है, लेकिन ये अवेलेबल होगा एज निफ्टीज 51st स्टॉक एक कांस्टेंट प्राइस के साथ। वो डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल होगा रिलायंस की कल की प्राइस में और परसों की प्री ओपन प्राइस में, वो प्राइस बन जाएगा एक कांस्टेंट प्राइस। उस कांस्टेंट प्राइस के साथ जियो निफ्टी पर होगा, साथ ही साथ उन सारे सेक्टोरल इंडिसेस में होगा जिसका हिस्सा अभी रिलायंस है, इंक्लूडिंग निफ्टी एनर्जी। और उसके बाद जब एक लिस्टिंग डेट आ जाएगी जियो की ऑफिशियल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तब वो लिस्ट होगा। और लिस्ट होने के बाद T+3 बेसिस पर, यानी कि 3 दिन के बाद वो स्टॉक फिर निफ्टी से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से समझें इसको कि कैसे डीमर्जर इफेक्टिव होगा और कैसे एक्सचेंज जो है इन दोनों स्टॉक्स को ट्रीट करेंगे। आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, वो TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अब तक नेटवेब टेक इंडिया कंपनी का IPO करीब 6 गुना भर चुका है। कल इश्यू का आखिरी दिन होगा। IPO का प्राइस बैंड 475 से 500 रुपए प्रति शेयर है। ये कंपनी IPO के जरिए 631 करोड़ जुटाना चाहती है। बेसिकली हमारे हिसाब से मैं आपको बताऊं, कारण क्या है, इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कंपटीशन MNC से पूरा रहता है। MNC कंपनीज काफी एक्टिव हैं, लेकिन क्या है कि देखिए मार्जिन, अगर हमारे कंपटीशन का मार्जिन आप देखोगे दुनिया में किसी का भी देखोगे सब सिंगल डिजिट पे है। मतलब मैं ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहा हूँ, हमारा ग्रॉस मार्जिन आप देखोगे तो 25% के लगभग है, ठीक है। और बेसिकली जो हमारा कॉम्पिटिशन है सब सिंगल डिजिट पे रहते हैं नॉर्मली, तो हमारा मार्जिन काफी अच्छे हैं, मार्जिन खराब किसी हालत में भी नहीं है, बिकॉज हम तो 11% के लगभग का पैट दे रहे हैं अभी करंटली। और बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा ग्रॉस मार्जिन इज अराउंड 25%। और हम कुछ नए एरियाज में जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग नेटवर्किंग स्विचेस मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, प्राइवेट 5G के लिए ओरैन का पूरा एंड टू एंड स्टैक हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसमें मार्जिन में बढ़ेगी हमारी। लेकिन फिर भी मैं आपको सही बताता हूँ, हमारी ग्रॉस मार्जिन जो 25% है, तो अगले 2-3 सालों में 3-4% और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के हिसाब से तो हमारे मार्जिन परसेंटेज काफी अट्रैक्टिव है और काफी बढ़िया है। और जल्द ही आपको सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा। सचिवों का समूह गुरुवार को सैटेलाइट अर्थ स्टेशन लगाने की मंजूरी दे सकता है। इस खबर को समझते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, क्या है डिटेल्स?
देखिए, अगर किसी भी कंपनी को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देनी है तो उसको पहले भारत के अंदर सैटेलाइट अर्थ गेटवे स्टेशन लगाने पड़ेंगे और इसके लिए इसको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने नवंबर 2022 में इसकी सिफारिश की थी कि जो भी कंपनियां स्टेशन लगाना चाहती हैं उनको हरी झंडी दी जाए, उनसे लाइसेंस फीस के तौर पर मात्र ₹1 लिया जाए, उनको लाइसेंस 20 साल के लिए दिया जाए। तो इस सिफारिशों को जो सचिवों का समूह है यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जल्दी हरी झंडी दे सकता है। जब हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गुरुवार को डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर इस ट्राई की इन सिफारिशों को हरी झंडी मिल सकती है। उसके बाद कंपनी अर्थ स्टेशन लगाने के लिए आवेदन कर सकती है। खासतौर पर यह भी बता दूं कि 3 कंपनियां इसके अंदर खासतौर अभी भी काफी लीड कर रही हैं। सबसे पहले तो भारती की वनवेब है, दूसरे नंबर पर रिलायंस जियो की जियो सैटेलाइट है और तीसरे नंबर पर एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी है। ये तीनों स्पेस के अंदर उतरने की काफी लंबे समय से तैयारी कर रही हैं। 2 कंपनियों को लाइसेंस मिल चुका है, स्टारलिंक ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है। तो एक बार ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो कंपनियां सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज अपनी शुरू कर सकती हैं, गेटवे स्टेशन भारत के अंदर लगा सकती हैं और उसके बाद अपनी सर्विसेज दूर दराज के इलाकों में पहुंचा सकती हैं। शुक्रिया असीम। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोरदार मूसलाधार बारिश देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। हिमाचल में भारी तबाही ने पिछले 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कहीं बादल फटने की खबर है तो कहीं सैलाब की। भारी बारिश से 4,500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आने वाले 3 से 4 दिन भी हिमाचल में बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो गया है। राजधानी में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट के बाद इसमें फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई जल्द ही इंश्योरेंस कंपनियां करेंगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाने को कहा है। डिटेल समझते आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक। बिल्कुल, पूरे उत्तर भारत में आई बाढ़ की वजह से जिन लोगों के घर दुकान मकान बह गए हैं, साथ ही साथ जानमाल का भी नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और साथ ही साथ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि जितने भी क्लेम्स आ रहे हैं उनका सेटलमेंट फास्ट ट्रैक तरीके से करें। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा है कि जितने भी राज्य बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है वहां पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती करें और साथ ही साथ राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करें ताकि लोगों को क्लेम लेने में दिक्कत न हो। साथ ही साथ ये भी इंश्योरेंस कंपनियों को कहा है IRDAI ने कि किसी भी क्लेम को प्रोसेस होने में तय समय से ज्यादा समय किसी भी सूरत में नहीं लगने चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि समयबद्ध तरीके से तमाम क्लेम का सेटलमेंट हो। इसके लिए 24/7 हेल्पलाइन वहां पे शुरू की जाए। साथ ही साथ पूरे क्लेम और क्लेम सेटलमेंट की मॉनिटरिंग भी करनी है। और साथ ही साथ IRDAI ने यह भी कहा है कि जितने भी क्लेम हो रहे हैं उसके सेटलमेंट हो रहे हैं, सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वीकली हमें सौंपें। तो कुल मिलाकर जो भी बाढ़ पीड़ित हैं जिनके क्लेम लेने हैं उनके लिए अच्छी खबर है। एक जो SBI की रिपोर्ट आई है, अनुमान है करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस बाढ़ की वजह से हुआ है। तो जाहिर सी बात है जिन लोगों का क्लेम लेना है उनके लिए फास्ट ट्रैक क्लेम लेना आसान हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटर के जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है इंश्योरेंस कंपनियों को। शुक्रिया आलोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअली उद्घाटन किया। 710 करोड़ की लागत से बनाए गए इस टर्मिनल में एक साथ 10 प्लेन पार्क हो सकेंगे। इसका डिजाइन समुद्री सीप जैसा है। इससे दिल्ली, चेन्नई, विशाखापट्टनम के लिए कनेक्टिविटी होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा टर्मिनल की क्षमता पहले 4,000 यात्रियों की थी, लेकिन नया टर्मिनल बनने के बाद इस एयरपोर्ट की क्षमता 11,000 पैसेंजर्स की हो गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।